हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे यार जीव और समष्टियां अपन पढ़ रहे थे ना, और उसमें अपन जीव वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब समष्टियां जो वाला पार्ट है वो करना है। ये लेक्चर होगा, इसके बाद में 10-15 मिनट का एक और लेक्चर दूंगा, वो कल दूंगा ना। वो जानबूझ के रखा गया है, इसमें इंक्लूड कर सकता था, वो जानबूझ के रखा जाएगा, तो वो 10-15 मिनट का अलग रहेगा। उसके अलावा कल आपका टेस्ट था, कैसा गया? पहला टेस्ट था ऐप पे, तो उम्मीद करता हूँ ऑलमोस्ट आप सबका बढ़िया ही गया होगा टेस्ट तो। और कैसा आपको थोड़ा सा इंटरफेस कैसा लगा? आसानी रही या नहीं रही? कुछ लोगों को दिक्कत आई, वो दिक्कत थोड़ी सी मेरी वजह से ही आई। जब मैंने जो टेस्ट सेटअप किया था उसमें कुछ सेटिंग्स जो हैं वो मेरे से सही नहीं हो पाई, तो वो मैंने भी सीखी हैं। पहला जो टेस्ट था, तो अगले टेस्ट में उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और आपके लिए बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। धीरे धीरे आपको वहाँ पर टेस्ट, जहाँ पर फ्री स्टडी वाला जो सेक्शन है, फ्री मटेरियल वाला, वहाँ पर आप देखना पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको और भी चीज़ें जो है, नोट्स वगैरह और भी चीज़ें जो है अपलोड होती जाएंगी। वहाँ पर अलग अलग फोल्डर बनते जाएंगे। पिछले सालों के जो PYQ वो भी वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, सारी चीज़ें तो वो वहाँ पर अपलोड होते जाएंगे। उसके अलावा आपको वीडियोज़ जो हैं फ्री मटेरियल के अंदर वो भी मिलेंगी। उसके अलावा टेस्ट तो आपको मिलते जाएंगे ही जाएंगे। ये बातें हो गई। अब रही बात NCERT वाली, कि NCERT रीडिंग कब आएगी, तो बस NCERT रीडिंग के लिए मैं आपको 3 दिन के अंदर आपको मैं कंफर्म बता दूंगा पूरा, ठीक है। तो वो NCERT रीडिंग वाला अपन शुरुआत करने वाले हैं उसकी भी। तो ये बातें हो गई। उसके अलावा आपकी जो 12th क्लास के अंदर हैं और वो देख रहे हैं, तो आपके लिए जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसकी जो क्लासेस हैं वो आपके लिए उनकी शुरुआत होगी। और मैंने आपको कहा था कि हम ऐप पर करेंगे उसकी शुरुआत, लेकिन वो यहाँ कहाँ पर होगी? यूट्यूब चैनल, इसी पर चैनल पर होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे उसकी क्लासेस। तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस भी आपके लिए फ्री रहेंगे, है ना। सब्जेक्ट की क्लास तो फ्री रहेंगी। उसके अलावा आपके पास में पिछले सालों के जो मॉडल पेपर्स हैं, जो पिछले सालों के जो पेपर्स आए हुए हैं 12वीं क्लास के बोर्ड के, वो आपको अपने स्टेट वाइज जो है वो आपको ऐप पर मिल जाएंगे। तो ऐप जिनके पास अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो लोग डाउनलोड जरूर कर लेना ना। तो आपको लिए बोर्ड का जो मटेरियल है वो भी मिल जाएगा। अब बोर्ड का मटेरियल ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश का ही मिलेगा आपको, चाहे वो बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, वो पेपर्स भी आपको, पुराने पेपर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और किस तरीके के पेपर आ सकते हैं, प्रिडिक्टेबल जो पेपर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो हम आपको बना कर देंगे, वो थोड़ा बाद में देंगे आपको, ठीक है। तो बोर्ड से रिलेटेड आपको मटेरियल मिल जाएगा, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, MP बोर्ड हो। तो ये जो बोर्ड है जहाँ से मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो वहाँ की आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ, और CBSE बोर्ड का मटेरियल मिल जाएगा, वो तो सबसे वैसे भी आसानी से मिल ही जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। तो ये बोर्ड वाली बात हो गई। उसके अलावा 10वीं क्लास के लिए भी क्लासेस जो हैं वो शुरू होंगी और वो इसी चैनल पर होंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, ठीक है। तो कोई 10वीं में आपका छोटा भाई बहन है तो वो भी इसी चैनल पर होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले मैंने कहा था आपको ऐप के लिए, बैनर भी आपने देखा होगा, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर रहेंगी, ठीक है भैया। उसके अलावा एक दो ने बोला कि भैया NCERT वाला जो है वो आप फ्री में रख लीजिए। देखो दोस्त, NCERT वाला जो है वो फ्री रख सकते हैं। मैंने पेड करने का कोई मेरा इरादा नहीं था। पेड करने का जो है मकसद बस इतना सा है कि अगर मैं पेड रखूंगा तो आपका डिसिप्लिन जो है वो बना रहता है। अगर मैंने फ्री में यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिया तो पहले 2-3 दिन आप लोग जो है वो बढ़िया से रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, और उसके बाद में धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। मैं उस सीरीज को छोड़ नहीं पाऊंगा। मैं इसलिए छोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने कमिट कर दिया, तो मुझे तो करनी पड़ेगी वो चीज़, और आप जो है वो छोड़ के चले जाओगे। इसलिए वो थोड़ा सा पेड रखा जाएगा, है ना, और बहुत ही कम प्राइस उसकी रखी जाएगी, है ना। कोई 5-10 हज़ार नहीं रखे जाएंगे उसके, ना, कम प्राइस रहेगी बहुत ही ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें, और उसके अंदर टेस्ट वगैरह जो है वो बहुत ही प्रीमियम लेवल के होंगे, ठीक है। तो वो टेस्ट देखिए, आप देखोगे आपको अलग पकड़ आ जाएगी NCERT पे। ये बातें हो गई। हाँ, उसके अलावा अपन ये चैप्टर कल फिनिश कर देंगे। उसके अलावा अपन 11th क्लास में जाने वाले हैं। 11th क्लास के लिए क्लासेस आपको मिलेंगी। तो 11th क्लास में चैप्टर अपन कौन सा स्टार्ट करें? लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करें कि डाइजेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करें? बताओ भाई, डाइजेशन वाला स्टार्ट करना है कि लिविंग वर्ल्ड, है ना। थोड़ी सी बातें कर ली आपसे ना। हाँ चलो,
तो लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, वो आप अपना बताना। मुझे जहां तक मैंने सोचा है कि मैं डाइजेशन से स्टार्ट करूं, क्योंकि एक साइड में एक लेक्चर अपना बोटनी का चलता रहेगा, एक जूलॉजी का चलता रहेगा, क्योंकि बोटनी काफी दिनों से पढ़ रहे हैं तो जूलॉजी भी साथ में होनी चाहिए ताकि मन लगा रहे, है ना। तो एक लेक्चर बोटनी का आता रहे और एक लेक्चर जूलॉजी का आता रहे, तो आपका मन भी लगा रहेगा, अपना भी मन लगा रहेगा। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसकी क्लास आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होने जा रही है, नोटबुक वोटबुक अपनी जो है वो नई ले लेना और बढ़िया से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर पहली क्लास से समझोगे तो समझ में आएगी, वरना दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी, है ना। पहली क्लास से अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी क्लास अटेंड करोगे, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, कोई भी क्वेश्चन जो है आपकी फंसेगा नहीं। लेकिन अगर आप बीच में छोड़ के भाग जाओगे तो फिर मेरे पास में कोई ऐसे अंदरूनी कोई शक्तियाँ नहीं है कि आपकी मैं कोई मदद कर पाऊँ। तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा क्लासेस के अंदर, जो क्लासेस होंगी उनके लिए अंदर रेगुलर रहना पड़ेगा। यह चीज़ आपने देखी भी होगी केमिस्ट्री के अंदर, जो पीरियोडिक टेबल से देखता आ रहा होगा उसको पता भी होगा कि मैं हर लेक्चर के अंदर पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ से रिलेट करवाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं यार, है ना। तो ये केमिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरुआत करूँ तो बेसिक से देखना उसको, ठीक है। ये बातें होगी। अब करते हैं अपन अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। छोटा सा लेक्चर रहेगा, इसके बाद में 10-15 मिनट का एक और लेक्चर रहेगा, वो अपन कल करेंगे। और कल आपको जूलॉजी की मैंने बात करी कि आप पहले आप अपनी भी राय बता देना, लिविंग वर्ल्ड या फिर डाइजेशन, उसके बाद लेक्चर तो डाइजेशन का ही आएगा, ठीक है। तो लेक्चर डाइजेशन अपन स्टार्ट करेंगे, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी जो अपन स्टार्ट करेंगे, पहले अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे, फिर अपन वापस लिविंग वर्ल्ड वगैरह में आएंगे, ठीक है। चलो बात करेंगे, जीव की बात कर ली थी, चैप्टर का नाम है जीव और समष्टियां। जीव की बात कर ली, अब समष्टियां की बात करेंगे। समष्टियां क्या है? पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन, समष्टियां, ठीक है। क्या होती है? डेफिनेशन आप सबको पता है पॉपुलेशन क्या होती है। बहुत सारे जीवों का एक समूह है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? समष्टियां या फिर पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या है? एक किसी एक क्षेत्र के अंदर, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि भाई अब कोई आपको इंडिया की पॉपुलेशन पूछे ना, इंडिया की पॉपुलेशन पूछे तो इंडिया क्या है? एक पूरा एक भाई क्षेत्र है ना, पूरा एक क्षेत्र है, बाउंड्री बनी हुई है ना इंडिया की चारों तरफ, है ना, कि भाई इतनी इतनी बाउंड्री के अंदर इंडिया है, उधर जाओगे तो इधर दूसरा देश आ जाएगा, इधर दूसरा देश आ जाएगा, बाउंड्री बनी हुई है ना। हाँ, तो इस बाउंड्री के अंदर किसकी कितनी पॉपुलेशन है, ऐसे तो देखते हैं अपन। तो वैसे ही समष्टियां हैं कि एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर कितने एक जीवों का कितना समूह है जो आपस में रिलेटेड है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? समष्टियां बोलते हैं। तो एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर ये अपन देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई अपन ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की साथ मिलाकर थोड़ा पॉपुलेशन देखते हैं ना। चलो, तो एक सामान्य भूगोल में रहने वाले एक ही प्रजाति के जो लोग हैं, ठीक है, एक ही प्रजाति के समूह, जीवों का समूह है जो प्रतिस्पर्धा करता हो, ठीक है, और या संसाधनों को साझा करते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। तो अपन देखो, अब किसी की जनसंख्या पूछे, इंसानों की जनसंख्या पूछे, तो इंसान क्या एक ही प्रजाति के अंदर आएंगे ना। अब इंसानों की कोई जनसंख्या आपको बोले कि भाई 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, तो उनमें अपन ने बंदरों को गिन रखा है क्या? अपन ने नहीं गिन रखा ना। उसमें सारे क्या है? मानव जाति के हैं ना सारे। तो मानव जाति के मतलब एक ही प्रजाति के हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा भी है भाई, है ना, बढ़िया स्पर्धा भी अपने बीच में, है ना, सबके बीच में। और उसके अलावा प्रजनन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं प्रजनन, है ना। मानव जाति पूरे आपस में प्रजनन कर सकती है ना। हाँ, तो ये सारे ये जो पूरी जनसंख्या है इसी को क्या बोलते हैं? समष्टियां बोलते हैं ना। तो अपन मानव जाति के लिए जनसंख्या वर्ड यूज कर लिया, वैसे उसको कॉमनली समष्टियां वर्ड यूज कर लिया, कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो एक सामान्य भूगोल के अंदर, सामान्य भूगोल मान लो भारत है, ठीक है, सामान्य भूगोल है, में रहने वाली एक ही प्रजाति, अपन मानव प्रजाति, ठीक है, एक ही प्रजाति के जीवों का समूह है जो प्रतिस्पर्धा करते हो, आपस में प्रतिस्पर्धा रहती है अपने बीच, है ना, कि भाई खाने के लिए भी प्रतिस्पर्धा है, नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा है, और शादी के लिए प्रतिस्पर्धा है ना। तो हर चीज के लिए प्रतिस्पर्धा भाई। या संसाधनों का साझा करते हो, अब संसाधन अपन साझा करते हैं, ठीक है, और प्रजनन कर सकते हैं, प्रजनन भी मानव जाति आपस में करती है, ठीक है। तो ये क्या है? समष्टियां। अब जो एक है इकोलॉजिस्ट, एक होता है जेनेटिसिस्ट, है ना। इकोलॉजिस्ट जो है वो अलग तरीके से समष्टियां जो है, पॉपुलेशन जो है उसको देखता है, जनसंख्या को जो इकोलॉजिस्ट है वो अलग तरीके से देखता है, और जेनेटिसिस्ट जो होता है ना वो इसको अलग तरीके से देखता है। इकोलॉजिस्ट जो है उसके लिए जनसंख्या का मतलब है कि कोई भी संतति, चाहे वो लैंगिक प्रजनन से बनी हो चाहे वो अलैंगिक प्रजनन से बनी हो, कोई भी संतति का समूह है, चाहे वो लैंगिक प्रजनन से बना हो चाहे वो अलैंगिक प्रजनन से बना हो, है ना, कोई बस जनसंख्या होनी चाहिए। उसको मतलब नहीं है कि भाई वो लैंगिक से बना है कि अलैंगिक से बना है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है।
इकोलॉजिस्ट को इस बात से मतलब नहीं है, उसको बस वो जनसंख्या का समूह दिखना चाहिए, उसके लिए वो जनसंख्या है। वापस रिपीट कर रहा हूं, इकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके लिए, उनकी जो दृष्टि है उनमें, उनके लिए जो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो संततियां हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, उनके लिए वो दोनों बराबर हैं। ठीक है, उनको बस जनसंख्या से मतलब है ना। अब कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला कोई जीव है, उसकी जनसंख्या और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव की जनसंख्या, उसको वो बराबर ही मान रहा है कि भैया जनसंख्या तो दोनों ही है, इकोलॉजिस्ट को मतलब नहीं है सेक्सुअल और असेक्सुअल से, है ना। तो जो इकोलॉजिस्ट के लिए जनसंख्या लैंगिक या अलैंगिक प्रजनन से बना समूह है। ठीक है, चाहे वो अलैंगिक से हो चाहे अलैंगिक से हो, उसके लिए वो जनसंख्या ही है। ठीक है, लेकिन यहां पर जेनेटिसिस्ट जो है ना, जेनेटिसिस्ट तो जेनेटिक्स पर काम करता है, तो जेनेटिक्स आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, अलैंगिक के अंदर तो कोई मतलब नहीं है भाई, कोई विविधता नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता है ना, एग्जैक्ट कॉपी बनती है भाई। अलैंगिक प्रजनन के अंदर जो संततियां बनती हैं वो तो एकदम से मां बाप की कॉपी बनती है, मां बाप कहां, वहां पर तो एक ही पेरेंट होता है, उसी एक ही पेरेंट की कॉपी बनती है। बोला ठीक बात है, लेकिन जेनेटिसिस्ट जो है वो किस पर बात करता है, वो लैंगिक प्रजनन की बात करता है। इकोलॉजिस्ट को सिर्फ जनसंख्या देखता है, वो उसको और कोई मतलब नहीं भाई लैंगिक से बना कि अलैंगिक से बना, कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जनसंख्या से मतलब है। लेकिन जेनेटिसिस्ट जो है वो कहता है कि लैंगिक प्रजनन से जो संतति बनी है वो उसी को जनसंख्या मानता है। तो वो दोनों के काम अलग अलग हैं, इकोलॉजिस्ट का अलग काम है, जेनेटिसिस्ट का अलग काम है, तो वो दोनों अपने अपने काम के हिसाब से देख रहे हैं। तो जेनेटिसिस्ट जो है वो सिर्फ लैंगिक प्रजनन से बनी जनसंख्या को देखता है। ठीक है, अब जो है आपकी जनसंख्या जो है वो किन किन चीजों से प्रभावित हो सकती है उनकी बात कर लेते हैं। भाई जनसंख्या जो है वो किन किन चीजों से प्रभावित हो सकती है। मान लो एक गांव है और उस गांव में 20 लोग रहते हैं। ठीक है, एक गांव है उसमें कितने लोग हैं, 20 लोग रहते हैं। अब वो 20 लोग हैं, ठीक है, वो 20 लोगों की जनसंख्या है। बोल भाई बात तो ठीक है, आपकी 20 लोगों की जनसंख्या है। मैं बोल रहा हूं कि ये 20 लोगों की जो जनसंख्या है वो कैसे कैसे प्रभावित हो सकती है, मुझे आप ये बताइए। भी एक गांव है उसमें 20 लोग रहते हैं, मतलब उस गांव की जनसंख्या कितनी, 20। ठीक, अब 20 जो जनसंख्या है वो कैसे कैसे प्रभावित हो सकती है, मुझे आप ये बताइए। भैया कोई जन्म हो जाए किसी का तो 21 हो जाएंगे वो, है ना। 20 लोगों की जनसंख्या है, उनमें कोई बच्चा जन्म गया तो वहां पर क्या हो गया, 21 लोग हो गए ना, तो प्रभावित होगी या नहीं होगी भैया, 20 से 21 हो गई, मतलब बढ़ गई है ना जनसंख्या। और 20 लोगों की जनसंख्या मान लेते हैं अपन 20 लोगों की जनसंख्या है और कोई उनमें से एक मर गया तो एक कम हो गया ना, एक कम हो गया, कितने बच्चे, 19 ही बचे, है ना। तो यहां पर भी क्या है, जनसंख्या प्रभावित होगी। बोला ठीक बात है। और तीसरा तरीका क्या है, दो तरीके मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे प्रभावित हो सकती है, कोई जन्म गया कोई मर गया। ठीक, तीसरा तरीका यह है प्रभावित होने का कि वो 20 लोगों की जनसंख्या है और 20 में से भाई गांव में कब तक रहेंगे, है ना, नौकरी तो करनी पड़ेगी, तो कोई कि भाई पैसे कमाने बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में इतना नहीं मिल रहा, काम धंधा नहीं मिल रहा, तो बाहर जाना पड़ेगा, शहर में जाना पड़ेगा। तो एक दो ने क्या सोचा कि 2 लोगों ने सोचा कि भाई हम जाएंगे शहर में जाएंगे और हम कमाएंगे। तो 2 लोग जो गांव से निकलकर शहर चले गए, 20 में से 2 गए, कितने बचे, 18, जनसंख्या प्रभावित हो गई। बोला ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ उस गांव में, क्या हुआ, 3 तरीके बता दिए मैंने प्रभावित होने के। चौथा तरीका बताऊं आपको, उस गांव में क्या हुआ कि फैक्ट्री लग गई, है ना। वो गांव 20 लोगों का था लेकिन उसमें क्या लग गई, फैक्ट्री लग गई। अब फैक्ट्री लग गई तो क्या है, वहां पर लेबर की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी तो बाहर से लोग क्या आएंगे, उस गांव में कमाने आएंगे। इस बार उस गांव में कमाने आएंगे, जब उस गांव में दूसरी जगह से लोग आएंगे तो अब उसकी गांव की जनसंख्या बढ़ गई या नहीं बढ़ गई। भाई 5 लोग बाहर से आ गए उस गांव में कमाने के लिए, फैक्ट्री में लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो 5 लोग बाहर से आए, है ना, वो वहां रहने लग गए, तो 20 के कितने हो गए, 25 हो गए ना। तो यहां पर भी जनसंख्या बढ़ गई है ना। तो एक तरीके हैं जनसंख्या जो है प्रभावित होने के। ठीक बात है भैया, यह बात आपकी हमें समझ में आ गई। अब मैं बोल रहा हूं कि आप इस जनसंख्या को ऐसे भी तो देख सकते हो ना कि उस गांव में 20 लोग हैं, है ना। ये मैं अलग अलग संभावनाएं आपको बता रहा हूं। एक गांव है उसमें 20 लोग हैं, उन 20 लोगों में आप हमें ये बताओ कि कितने उनमें फीमेल है और कितनी उनमें फीमेल है और कितने उनमें मेल है ना। महिलाएं कितनी है और पुरुष कितने हैं उनमें 20 में, है ना। तो ये भी अपन देख सकते हैं कि भैया 20 में सारे के सारे पुरुष तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं क्या, पॉसिबिलिटी है। अगर है तो फिर तो आगे फिर उस गांव की जनसंख्या तो सीमित होगी, ठीक है। तो महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं वो भी अपन देख सकते हैं। उसके अलावा अपन क्या देख सकते हैं, उसके अलावा उस जनसंख्या में अपन क्या देख सकते हैं कि भैया 20 में से कितने बच्चे हैं,
है ना, कितने उस उम्र में है, उस आयु में है जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना, कितने तो बच्चे हो गए, है ना, कितने बच्चों की संख्या है, कितने उस आयु में है, कितने वयस्क आयु में है जो क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, और कितने उस आयु में है, मतलब कितने लोग ओल्ड एज में है, ऐसे मान लो ना, कितने लोग ओल्ड एज में है, मतलब बूढ़े लोग कितने हैं, जवान कितने हैं और बच्चे कितने हैं। तो ये भी एक तरीका है जनसंख्या को देखने का, है ना। तो यही तरीके हैं। पहला क्या, जन्म दर देख लेते हैं। जन्म दर मैंने आपको बता दिया क्या होता है भाई, कितने नए जन्म हुए हैं। अब ये कैसे देखते हैं, जन्म दर कैसे निकालते हैं भैया। जन्म तो हमें समझ में आता है कि किसी की बर्थ हुई, कोई जन्मा, उसको जन्म बोल दिया, लेकिन ये दर क्या है, ये दर क्या है। तो मैंने कहा जन्म दर क्या होता है, प्रति व्यक्ति और इकाई समय, प्रति इकाई समय ना, या प्रति लगाना जरूरी है, सिर्फ इकाई से काम नहीं चलेगा, प्रति इकाई समय भी करना पड़ेगा, यहां प्रति लिखना जरूरी है भाई। हाँ, अब देखो, प्रति व्यक्ति और प्रति इकाई समय कितने जन्म हुए हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया भैया, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको जन्म दर निकालनी है, अगर आपको जन्म दर निकालनी, कैसे निकाल सकते हो। जन्म दर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया मान लो कि ये समझ लेते हैं कि 1000 लोगों पर निकालते हैं अपन, है ना, 1000 लोगों पर अपन निकालते हैं, ठीक है, कि 1000 लोगों पर कितने नए जन्म हुए हैं, कितने नए जन्म हुए हैं। मान लो 1000 लोगों में कितने नए जन्म हुए हैं, मान लो 20 नए जन्म हुए हैं। 1000 लोगों की एक जनसंख्या है, उनमें से 20 क्या है, नए बच्चे जन्मे हैं। अब इनकी अगर जन्म दर निकालनी है अपन को तो क्या हो जाएगा भाई, 1000 में क्या है, 20 जन्मे हैं, तो कितना इसकी जो जन्म दर है, जो इसकी परसेंटेज है, जो रेट है, वो क्या आएगी, वो आ जाएगी भैया 2% के आसपास आ जाएगी ना, 2% आ जाएगी, है ना। मतलब क्या है, 2% के आसपास इसकी क्या आ जाएगी, जो जन्म दर है वो यहां पर अपन को देखने के लिए मिलती है। तो ये जो है प्रति व्यक्ति, एक मिनट, प्रति व्यक्ति निकलती है ना, प्रति व्यक्ति और प्रति इकाई समय जन्म दर की जो संख्या है ना, प्रति व्यक्ति कितने बच्चे जन्म रहे हैं वो दर निकलती है। मतलब हर इंसान थोड़ा ना जन्मेगा उनमें से ना, मान लो 20 जन्मे हैं तो 20 जो है 1000 में हर व्यक्ति ने थोड़ा ना जन्मा है ना, आधा आधा थोड़ा ना जन्मा है, हाँ, किसी एक नहीं जन्मा होगा, लेकिन वो दर निकलती है, वो सब पर निकलती है ना, वो सब पर निकाली जाती है। बोला ठीक बात है, जन्म दर भैया हमें समझ में आ गया। और ये इकाई समय का हम प्रति इकाई समय का भाई किसी निश्चित समय में देखेंगे ना कि भैया इस आदि साल में, मान लो जनवरी से जुलाई तक, इस आदि साल में कितने बच्चे जन्मे हैं ना, तो वो एक समय हो गया ना। वरना तो ये सब देख सकते हैं कि भाई हाँ 1900 से लेकर 2023 तक कितने बच्चे जन्मे, एक टाइम तो फिक्स करना पड़ेगा ना। बोला ठीक है भाई, जन्म दर समझ में आ गई। मृत्यु दर की बात कर लेते हैं, मृत्यु दर की बात कर लेते हैं। तो मृत्यु दर वैसे जैसे जन्म दर था वैसे मृत्यु दर है। यहां पर किसी की मौत होगी, वहां पर कोई जन्म रहा था ना, तो प्रति इकाई समय में प्रति व्यक्ति मृत्यु की संख्या, है ना, किसी एक समय में, है ना, प्रति व्यक्ति कितनी मृत्यु की संख्या है, उसको क्या कहा जाता है, मृत्यु दर। जैसे जन्म दर था वैसे मृत्यु दर है। फिर मैंने आपको लिंग अनुपात बता दिया, है ना, लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, कि भाई कितने इसमें मेल हैं, कितनी फीमेल है, कितने महिलाएं, कितनी पुरुष हैं, कितनी पुरुष नहीं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो प्रति इसको लिंग अनुपात कैसे निकाला जा सकता है, आपने देखा भी होगा कि भाई 938 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष, है ना, कि भाई 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 938। ऐसे 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 डेटा देखने के लिए मिलता है अखबारों में, है ना। और यहाँ हरियाणा राजस्थान का तो खराब सा सिस्टम चलता है इसमें, है ना। हाँ, तो ये जो है ये कैसे निकलता है, बस वही लिंग अनुपात है, वही क्या है, लिंग अनुपात है, उसी को सेक्स रेशियो कहा जाता है। कि भाई 1000 एक सैंपल ले लिया अपन ने ना, 1000 एक सैंपल ले लिया कि भाई 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, वो अपन देख लेंगे तो लिंग अनुपात निकल जाएगा अपने पास में कि भाई 1000 पुरुष हैं और उनमें महिलाएं अगर 900 ही हैं तो महिलाओं की संख्या कम है ना। हाँ, तो ये अपन को पता लग जाएगा। तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, लिंग अनुपात। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया हम यहां पर प्रति 1000 पुरुष क्यों ले रहे हैं, प्रति 1000 महिला भी तो ले सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हैं अपन, है ना, प्रति 1000 महिलाएं भी ले सकते हैं कि भाई कितने 1000 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं, ऐसे भी ले सकते हैं अपन। लेकिन दिक्कत यह है कि पुरुष ज्यादा है ना, महिलाओं की कंपैरिजन में पुरुष थोड़े से ज्यादा हैं, इसलिए प्रति 1000 पुरुष अपन रखते हैं, महिलाओं को संख्या देखते हैं। बोलो ठीक है। आयु वितरण की बात कर ली मैंने। आयु वितरण मैंने आपको बता दें कि भाई कौन सी एज के अंदर कितने बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं और आपके जवान कितने हैं ना। तो एनी पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू एज ग्रुप्स, ठीक है। किसी भी जनसंख्या को अपन एज ग्रुप के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ध्यान से देखना है इसको। ये पिरामिड्स जो है इनको ध्यान से देखना। इसमें देखो ये क्या है, एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है, ये बढ़ रहा है भाई, ये क्या है, बढ़ रहा है।
बढ़ता हुआ, ठीक है। ये बढ़ रहा है, ये स्थिर है, ये स्थिर है और ये घट रहा है। ये क्या है? घट रहा है। बोला ठीक है भैया, समझ में आ गई ये बात। तो मन क्या समझे आप इससे, क्या समझे आप इससे? इसमें देखो भाई, प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है कि वो जो बच्चे हैं, है ना, प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है? जो बच्चे हैं भाई, जो अभी क्या है, रिप्रोडक्शन वाले फेज के अंदर नहीं है, प्रजनन अभी नहीं कर सकते, है ना, तो वो क्या है, प्रजनन वाले फेज में नहीं आए हैं, वो क्या प्री रिप्रोडक्टिव है। तो यहां पर इस बढ़ते हुए के अंदर देखो, इसमें क्या है, बच्चे तो ज्यादा हैं। ठीक है भैया, रिप्रोडक्टिव का मतलब जो प्रजनन कर सकते हैं। यहां पर देखो जवान लोग बच्चों से कम है, बच्चे ज्यादा है ना, बच्चों से कम कौन है? जवान कम है। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब ये बूढ़े लोग जो है और भी कम है। तो ऐसी जनसंख्या अपन को कहां देखने के लिए मिलती है? ऐसी जनसंख्या अपन को देखने के लिए मिलती है जो आपके डेवलपिंग जो कंट्रीज है, जो विकासशील देश है ना, उनके अंदर अपन को ऐसी देखने के लिए मिलती है। जैसे भारत जो है क्या है, विकासशील देश है ना, डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर अपन को ये देखने को मिलता है, जनसंख्या अपनी ज्यादा ही है ना, जनसंख्या अपनी ज्यादा है, मतलब यहाँ पर क्या है, बच्चे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे जो है बढ़ते जा रहे हैं। ये जो जवान लोग हैं, ये बच्चों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, जनसंख्या जो है बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डेवलपिंग कंट्री का सिस्टम देखने के लिए मिलता है अपन को। ये स्टेबल क्या है? स्टेबल वो है, यहां पर देखो, ये मान लो इतने जवान लोग हैं, मतलब माँ बाप जवान ही है ना, तो माँ बाप जवान ही है, वो कितने बच्चे? सरकार ने कहा कि हम दो, हमारे दो, ठीक है, बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन जो लोग हैं वो 5, 6, 7, 8 है ना, तो वो अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से बच्चे जन्मते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से जो है ये क्या है, बच्चे यहां पर अधिक है। यहां पर देखो भाई, स्टेबल का देखो, स्टेबल ये जो ऐसी जो चीज है, ये स्टेबल जो स्थिर वाली जो जनसंख्या है, अपन को कहां देखने को मिलती है? ऐसे देश जो विकसित देश है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर अपन को ये देखने के लिए मिलता है। कैसे मिलता है देखो, इसमें देखो जितने आपके जवान लोग हैं ना, उतने ही क्या है, बच्चे हैं, उतने ही क्या है, बच्चे हैं। मतलब जो विकसित देश होते हैं वहां पर क्या करते हैं कि भाई एक माँ बाप है, तो वो क्या करते हैं, एक ही बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है, कुछ बच्चा पैदा ही नहीं करते, ठीक है, कुछ पैदा करते हैं, कुछ पैदा ही नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या है, विकसित देश है। तो विकसित देश है, यहां पर क्या है, ये देखो भाई, है ना, ये क्या है, स्टेबल है, इनकी जनसंख्या क्या है, स्टेबल है ना, ज्यादा बढ़ती है। अपने तो देखो यहाँ जो विकासशील देश है उनमें तो बढ़िया है ना, वहां पर तो क्या है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये क्या है, विकसित देश है, यहाँ पर क्या है, स्टेबल है, ठीक है। ये डिक्लाइनिंग का मतलब यहाँ पर घट रही है जनसंख्या, क्या है, घट रही है। ये कैसे घट रही है, ये कैसे घट रही है? यहाँ पर देखो, कुछ यहाँ पर पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे पैदा ही नहीं करते, उनको बच्चों से मतलब ही नहीं है ना, वो बच्चों के नाम पर क्या पाल लेंगे, डॉगी पाल लेंगे, ठीक है, उनको बच्चा नहीं चाहिए भाई, बच्चा, हम पेरेंट तो डॉगी के बन सकते हैं ना, वो ऐसे आजकल ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी आ गया ना, कि किसी ने कुत्ता पाल लिया, बिल्ली पाल ली, तो वो क्या है, उस बिल्ली को खुद को क्या बोलते हैं, बिल्ली का पेरेंट बोलते हैं ना। हाँ, तो ये वाला सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा, जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर जरूरत ज्यादा है ना, तो वहां पर क्या है, जो माँ बाप है वो बच्चा पैदा ही नहीं करते, है ना, तो बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो बच्चे कम ही होंगे ना, तो जनसंख्या क्या घटती जा रही है। चलो, ये बातें हो गई। अब बात करेंगे समष्टि घनत्व की। समष्टि घनत्व इंग्लिश में पॉपुलेशन डेंसिटी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एन से लिखा जाता है। बोला ठीक है भैया, क्या होता है इसकी बात करेंगे कि भैया एक क्षेत्र के अंदर कितनी संख्या है, एक क्षेत्र के अंदर कितनी संख्या है, वो क्या है आपका समष्टि घनत्व है। जैसे मैंने आपको बता दें कि गांव है, उस गांव के अंदर कितने लोग रहते हैं, है ना, 20 लोग रहते हैं, तो वो क्या वहां का समष्टि घनत्व है, ठीक। अब यार ये समष्टि घनत्व जो है ना, इसको देखने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है ना, जो सबसे बढ़िया तरीका भाई, किसी एक क्षेत्र का कितना समष्टि घनत्व है ना, ये कैसे पता लगेगा हमें, कैसे पता लगेगा? तो आपके दिमाग में चीज आया होगा कि भैया आपने बताया कि एक गांव है, उसमें कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, तो गिन लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 20 हो गए, तो गिन लिया अपन ने, ठीक है। तो एक सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी जगह की, किसी भी एक क्षेत्र की समष्टि घनत्व देखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? वो आपको क्या है भाई, गिन लो सबको, है ना, गिन लो। तो सबसे बेस्ट तरीका तो क्या है, यही है। तो मैं यहां लिख देता हूं बेस्ट तरीका, काउंटिंग। सबसे बढ़िया तरीका तो क्या है, काउंटिंग। भाई काउंटिंग कर लो और आपके पास में समष्टि घनत्व आ जाएगा। लेकिन यार अगर मैं आपको यह कह दूं कि एक पूरी क्या है, झील है, पूरी क्या है कि बहुत बड़ी झील है, मुझे आप यह बताओ कि इस झील में कितनी मछलियां हैं। मैंने कहा आपको कि भैया एक छोटा सा मोहल्ला है, इसमें कितने लोग हैं, तो आपने कहा कि भैया गिन लेंगे, कोई दिक्कत है? तो आप गए जल्दी से और आपने सब घरों में जाके गिन लिया, है ना, ये 5-10 घर थे, उनमें आपने गिन लिया कि भाई हाँ इतने भैया इतने लोग हैं, तो उस क्षेत्र का क्या आ गया, समष्टि घनत्व आ गया। मैंने कहा ठीक है बात है। अब मैंने आपको कहा कि भैया जाओ
एक झील है, उस झील में मुझे ये बताओ कितनी मछलियां हैं, कितनी मछलियां हैं। तो अब गिन सकते हो क्या? अब गिन लोगे क्या मछलियों को? एक एक को गिन लोगे भाई? हाँ बोले गिन लेंगे, है ना, हम जाएंगे तैरने, है ना। वो एक मछली आपने यहां देखोगी, अगली बार वो वहां चली गई, तब आपकी तो काउंटिंग गड़बड़ा गई। मान लो यहां पर आपने डुबकी मारी, आपको सामने मछली दिख रही है, थोड़ी देर में वो मछली वहां चली जाएगी, है ना, तो आपकी तो काउंटिंग खराब हो जाएगी ना। और गिन सकते हो क्या एक झील की मछलियों को? नहीं गिन सकते भैया। तो वहां क्या करेंगे? वहां क्या करना पड़ेगा आपको कि आप क्या करोगे, एक एरिया डिसाइड कर लोगे, है ना, कि भाई 10 फुट का 20 फुट का एक एरिया डिसाइड कर लिया। झील के अंदर 10 फुट 20 फुट इतना एरिया आपने डिसाइड कर लिया, एक कोई भी एरिया कर लिया भैया। एक क्षेत्र हमने देख लिया कि भाई झील का 10 फुट एरिया हमने डिसाइड कर लिया। अब फिर 10 फुट एरिया में आपने क्या किया, वहां पर आपने जाल डाला 10 फुट के अंदर, और 10 फुट के अंदर आपने जाल डालने के बाद में देखा कि कितनी मछलियां उस जाल में फंसी हैं। मान लो उसमें 10 मछलियां फंसी हैं, है ना, उसको अपन ने गिन लिया, 10 गिन ली। अब उस 10 फुट के अकॉर्डिंग आप पूरी जो झील है उसका आप एस्टीमेट बना सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो कि भैया पूरी जो टोटल मछलियां वो इसके आसपास रहेंगी, एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसके आसपास रहेंगी। तो वो डिपेंड करता है आप किस चीज की आप किस चीज का आपको समष्टि घनत्व पूछा है, किस चीज की आपको पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी गई है, उसके हिसाब से आपको समष्टि घनत्व जो वो निकालना पड़ेगा। आपको किसी इंसान की पूछी है ना, किसी हाथी की अगर आपको पूछी है ना, तो हाथी क्या करोगे, आप गिन लोगे भाई, है ना। लेकिन यहां पर आप नहीं गिन सकते, है ना, मछलियों को नहीं गिन सकते। वहीं मैं एक बात और बोलूं आपको कि चलो इसको लिखता हूं मैं ना, इसको लिख देता हूं आगे, आपको भूल ना जाओ इसलिए लिख देता हूं इसको। मछली के लिए क्या करोगे, यहां मछली, ये प्रति क्षेत्र, एक बार में कितनी मछलियां जाल में फंस रही हैं। ठीक है, राइटिंग थोड़ी मेरी ज्यादा एक बड़ी है ना। चलो इसके अलावा आपको बोलो कि भैया ये जो आपके शेर चीता, इनकी कैसे की जाती है, इनकी अगर समष्टि घनत्व तो आपको पूछे, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछे, तो कैसे करते हैं? तो इनको क्या आप गिनने जाओगे क्या, है ना, भाई चीता को गिनने जा रहे हैं, हाँ चीता दिख रही है, हाँ एक चीता, तो ऐसे गिनने देगा कि चीता आपको खड़े होके, है ना, कि भाई हाँ रजिस्टर लेके गए जनसंख्या के जनगणना वाले आए, है ना, हाँ चीता जी आपका नाम बताना, ऐसा थोड़ा ना कर सकते, नहीं कर सकते। तो चीता को कैसे गिना जाता है? चीता भाई वैसे तो आपको दिखाई नहीं देती है ना, बड़ी मुश्किल से दिखाई देती है वो, तो उसमें फोटो खींचते हैं। तो चीता की कैसे करते हैं वो करते हैं उनके पैरों के जो निशान है उसके, कि भाई यहाँ पर क्या है, पैरों के निशान है, मतलब यहाँ पर चीता आया था, है ना, तो यहाँ पर कोई ना कोई चीता, इस एरिया में कोई ना कोई चीता है। तो वो उनका एक तरीका होता है ना। तो वो देखते हैं कि भाई इस एरिया में, मतलब इन चीताओं का एरिया होता है ना, कि इस एरिया से वो बाहर नहीं जाती, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो उस हिसाब से देखते हैं, अपन को उसमें नहीं जाना। तो वो क्या है, पैरों के निशान से, और उनका जो फीकल मैटर है ना, जो उनका फीकल मैटर है वो वहां पर पड़ा होगा, है ना, तो उसके कि भाई यहाँ पर फीकल मैटर पड़ा है इसका ना, तो अरे मल, है ना, फीकल क्या था, मल, है ना, तो वो मल पड़ा है वहां पर, अगर मल पड़ा है तो यहाँ पर कोई ना कोई चीता आया होगा, मतलब यहाँ पर चीता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो गिनते हैं चीताओं को। तो ये अलग अलग तरीके मैंने आपको बता दें कि कौन सी चीज अपन देख रहे हैं, उसके हिसाब से अपन को अपना तरीका जो है वो बदलना पड़ता है, ठीक बात है। चलो अब बात करेंगे अपन किसकी, समष्टि वृद्धि की बात करेंगे, समष्टि वृद्धि की बात करेंगे। आ जाओ भाई, समष्टि वृद्धि क्या होती है, ध्यान से देखना बातों को। ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है, मैंने आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया है। समष्टि क्या होती है भाई, पॉपुलेशन, जनसंख्या, है ना, सीधी सी बात हो तो जनसंख्या, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या, समष्टि क्या है, जनसंख्या। अब जनसंख्या कैसे कैसे बढ़ सकती है मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे घट सकती है वो मैंने आपको बता दिया, तो बस वही लिखा हुआ है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, समष्टि घनत्व है, बता दिया मैंने आपको ना। इसको किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं, बोला ठीक बात है। अब यार जनसंख्या कैसे कैसे बढ़ सकती है, मैंने आपको बता दिया कि भाई कोई जन्म जाए, है ना, किसी का जन्म हो जाए तो जनसंख्या बढ़ सकती है, कोई बाहर से आके रहने लग जाए किसी जगह में तो जनसंख्या बढ़ सकती है। तो यह आ गया आपका जन्म दर, है ना, जन्म दर मतलब किसी का जन्म हो गया तो यहां पर क्या हो गया, प्लस, मतलब इसमें जुड़ गया जो आपकी समष्टि घनत्व। मान लो ओरिजिनल यहां पर कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, ठीक है, और यहां पर 2 लोगों का जन्म हो गया तो यहां पर प्लस हो गया ना, 2 + 20 कितने हो गए, 22 लोग हो गए ना टोटल। भैया समझ में आ गई बात। इमिग्रेशन क्या होता है, आप्रवासन, आप्रवासन मतलब कोई आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है रहने के लिए। तो यहां पर क्या है, 20 लोग थे, है ना, 2 लोग बाहर से रहने आ गए, कितने लोग हो गए, 22 लोग हो गए,
बोला ठीक बात है। तो जनसंख्या बढ़ती किस किस से है? जन्म दर से बढ़ती है और आप्रवासन से बढ़ती है। बोला ठीक है, आप्रवासन को आई लिखते हैं। अब घटती कैसे कैसे जनसंख्या वो देखो, यहां पर मान लो 20 लोग हैं, एन कितना है? 20 लोग हैं, कोई किसी दो की क्या होगी? डेथ हो गई है ना, मृत्यु हो गई है ना। तो यहां पर 2 लोगों की मृत्यु होगी, तो 18 में से कितने बच गए? 18 ही बचे, है ना, 18 ही तो बचे। तो यहां से जनसंख्या क्या घट सकती है? और कैसे घट सकती है? तो उत्प्रवासन, यहां पर 20 लोग थे, 2 लोग कहां चले गए? बाहर चले गए, दूसरी जगह क्या चले गए? कमाने चले गए। तो 20 में से 2 गए, 18 बचे। तो 2 तरीके ये हैं जिनसे कम हो सकती है जनसंख्या, और 2 ये तरीके हैं जिनसे जनसंख्या बढ़ती है। अब यहां पर एक आपको इक्वेशन लिख रखी है, वो ध्यान से देखो भाई। n क्या है? यहां पर मैंने आपको बताया समष्टि घनत्व है, ठीक है। t+1 का मतलब t+1 टाइम पर, है ना, किसी समय पर, है ना, इक्वल्स टू nt t टाइम पर। b+i क्या है? b प्लस क्या i क्या है? देखो ये nt क्या है कि समष्टि घनत्व है, किसी एक समय पर कितना था? 20 लोग रहते थे, मैंने आपको बता दिया, है ना। और अपन किस पर निकाल रहे हैं? मान लो किसी एक समय पर 20 लोग रहते थे और अपन को निकालना कि अब कितने रहते हैं। पहले के टाइम पर 20 लोग रहते थे, अब कितने रहते हैं? तो t+1 कर रहे हैं, मतलब अब कितने रहते हैं ना। हाँ, तो ये थोड़ा सा आपको पता है, फिजिक्स पढ़ते हैं अपन, है ना। तो nt क्या है यहां पर कि भाई कितने लोग रहते थे, वो यहां पर मैंने लिख दिया 20 लोग रहते थे। अगर यहां पर किसी का जन्म हुआ या फिर कोई बाहर से रहने आया, तो वो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस 20 में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कोई बाहर से रहने आया है उस गांव के अंदर, या फिर किसी का जन्म हो गया उस गांव में, तो जनसंख्या बढ़ेगी, तो वो इस 20 में क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, है ना, वो इसमें प्लस हो जाएगी। लेकिन यहां अगर ये हो जाए, किसी की अगर मृत्यु हो जाए और कोई गांव से बाहर चला जाए रहने, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? यहां से माइनस हो जाएगा। इस 20 में से क्या हो जाएगा? अगर किसी का जन्म हुआ है और कोई बाहर से रहने है, तो वो तो प्लस हो जाएगा, और किसी की मृत्यु हुई है और कोई बाहर चला गया, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है। अब कोई स्थिर समष्टि है, उसके लिए क्या है? कोई अगर स्थिर समष्टि है ना, उसको कैसे इफेक्ट आ सकता है उसमें? मान लो कोई एक एरिया है, जैसे भारत है, एक स्थिर समष्टि है ना। भारत का एक मतलब भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत टाइम से जनसंख्या, ऐसा था ना कि नया नया भारत बसा है, भाई नया नया बसा है क्या भारत है? बहुत समय से। हाँ ठीक। तो इसमें जो अपनी जनसंख्या जो है वो कैसे प्रभावित हो सकती है? अपनी जनसंख्या जो है वो कैसे प्रभावित हो सकती है? वो प्रभावित हो सकती है अपनी जनसंख्या, वो प्रभावित हो सकती है बर्थ से या फिर डेथ से। बर्थ से या फिर डेथ से, 2 ही चीजों से प्रभावित हो सकती है अपनी जनसंख्या जो है, वो 2 ही चीजों से प्रभावित हो सकती है। अरे 2 लोग अपने भारत से 2 लोग निकलकर कहां चले गए? अमेरिका चले गए, जनसंख्या पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं पड़ा। लेकिन जन्म से और मृत्यु से तो प्रभाव पड़ेगा ना। सही बात है, सही बात है। क्योंकि भाई बाहर तो रहने जाएंगे, कुछ लिमिटेड लोग रहने जा सकते हैं, बाहर से कुछ यहां आ सकते हैं, वो लिमिटेड लोग आ सकते हैं। लेकिन जो जन्म है वो तो बहुत सारे लोगों का हो रहा है, जो मृत्यु है वो तो बहुत सारे लोगों की हो रही है। तो ऐसी जनसंख्या जो क्या है, स्थिर जनसंख्या है, बहुत टाइम से वो जनसंख्या रही है वहां पर। तो भारत कोई नया तो नहीं बना ना, बहुत टाइम से भारत है। तो यहां पर क्या जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या है ना, तो इसमें क्या है, या तो जन्म से, बर्थ से या फिर डेथ से ही क्या है, यहां पर जनसंख्या जो है उसमें उलटफेर आ सकता है। अब कोई नई बनी समष्टि है, ऐसी कोई जनसंख्या है जो नई नई बसी है, मतलब कोई ऐसा गांव है जो नया नया बसा है ना। मान लो नया गांव है, ठीक है, अपन ने एक नया देश बना लिया, अपना एक नया देश बना लिया भाई, ठीक है, बना लिया अपने अपना नया देश। और उस देश में क्या है, अपन ही है बस, खाली, है ना, अपन ही है। तो उसमें क्या है, वहां पर क्या है, वहां पर जो है उसकी जनसंख्या जो है, अपन मान लो 10 लोग हैं उसमें, तो 10 लोग जो हैं उसमें जो 10 लोग हैं अपन, वहां पर जो जनसंख्या है वो कैसे, वो एक बाबा है, उसकी थोड़ी सी बात याद आ गई मुझे। वो बाबा ने अपना नया देश बना रखा, मैंने बताया अभी आपको ना, कैलासा ना। हाँ, तो वैसे तो एक नया देश बना लिया, उसमें क्या है भाई 10 लोग हैं, ठीक बात है भैया, 10 लोग रहने आ गए। अब वहां की जनसंख्या जो वो कैसे प्रभावित हो सकती है, वो कैसे प्रभावित हो सकती है भाई, 10 लोग रह रहे हैं वहां पर, इतनी जल्दी किसका ही जन्म होगा, नया नया बना है, किसकी डेथ होगी, है ना, इतनी प्रभावित नहीं होगी। वहां पर ज्यादा प्रभावित किससे होगी जनसंख्या, वहां पर जनसंख्या प्रभावित होगी कि भाई नया नया देश बना है, तो अपन क्या इनवाइट करेंगे कि भाई हमारे देश में रहने आ जाओ, हमारे देश में खाली पड़ा देश है ना, तो अपन क्या करेंगे, हमारे देश में रहने आ जाओ, लोग आएंगे, है ना, तो हमारे देश में रहने आ जाओ। बाहर से लोग आएंगे तो वो क्या है, आप्रवासन, तो बाहर से लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। जैसे क्या है, नई नई सिटी बनती है ना, नई सिटी बनती है, जैसे ये आपके गुरुग्राम, नोएडा, ठीक है, तो ये क्या है, सिटी बन रही है ना, तो मतलब सिटी तो है ही, लेकिन जब ये नई नई बनी होंगी तो उस टाइम पर मतलब गांव टाइप का ही होगा सिस्टम, है ना, अपन ऐसे ही मान लें।
तो गांव टाइप का सिस्टम होगा, तो वहां पर क्या है, अब लोग जहां वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, कंपनियां है भाई, काम धंधा सबको चाहिए, तो वहां पर क्या है, लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो क्या है, वहां पर जनसंख्या बढ़ा रहा है। तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है भाई, किसी के जन्म से बढ़ रही है, किसी की मृत्यु से बढ़ रही है वहां जनसंख्या, नहीं जी, वहां पर जनसंख्या किससे बढ़ रही है, आप्रवासन, लोग कहीं और से जाकर वहां रह रहे हैं, तो वो क्या है, आप्रवासन, इसलिए वहां जनसंख्या बढ़ रही है। बोला ठीक बात है, तो यहां पर क्या है, इसके लिए क्या होगा आपका, इसके लिए होगा आपका आप्रवासन, आप्रवासन, ठीक बात है। चलो अब समष्टि वृद्धि के मॉडल की बात कर लेते हैं। तो समष्टि वृद्धि के दो मॉडल हैं, की बात कर लेंगे। पहला मॉडल है वो आपका है चार घातांकी वृद्धि, चर घातांकी वृद्धि है ना, मैंने चार बोल दिया सही, माफी चाहूंगा भाई। चर घातांकी वृद्धि इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल की स्पेलिंग गलत है, इसके लिए सही कर लेते हैं इसको, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। चर घातांकी वृद्धि को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। चर घातांकी वृद्धि क्या है, इसको समझेंगे उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कब होती है ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, चर घातांकी वृद्धि है, कब होती है ये वृद्धि तभी होगी आपके पास में जब जो रिसोर्सेस है वो क्या हो, अनलिमिटेड हो, संसाधन जो है वो क्या हो, असीमित हो, तब क्या होगी, चर घातांकी वृद्धि होगी। मतलब ऐसी वृद्धि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है यार, वो बढ़ता ही जाएगा, वो बढ़ता ही जाएगा। ऐसी वृद्धि कब हो सकती है, ऐसी वृद्धि तभी पॉसिबल है जब संसाधनों की कोई कमी नहीं हो, संसाधन जब असीमित हो, ठीक है, तब क्या होगा, आपके पास में चर घातांकी वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं यार, आपको एक एग्जांपल दूं, अगर संसाधनों की कमी ना हो, है ना, अब देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन अपने देश की बढ़ रही है, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी, धीरे धीरे पॉपुलेशन अपनी धीरे धीरे क्या फास्ट ही बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है ना, तो चीजों की कमी देखने के लिए मिलती है ना भाई, नौकरियों की कमी आ रही है, कंपटीशन कितना बढ़ जाता है नौकरियों में ना, तो नौकरियों में कंपटीशन बढ़ रहा है ना, हर एक चीज महंगी हो रही है, तो किस वजह से हो रही है, किस वजह से होती है सारी चीजें, कि भाई डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है ना, मतलब सप्लाई कम होने का मतलब क्या है, संसाधनों की तो कमी है, संसाधनों की कमी है और डिमांड वहां ज्यादा हो रही है ना, तो यहां पर क्या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्यों क्यों, ये अपनी जो इकोलॉजी कहती है, क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि क्या है, संसाधन जो है वो क्या है, सीमित है। अगर संसाधन असीमित होंगे ना, कि भाई आपके पास में नौकरी कोई कमी नहीं है, नौकरी चाहो भाई, पॉपुलेशन जितनी बढ़ा लो, जनसंख्या जितनी बढ़ा लो, कोई कमी नहीं नौकरियों की, सबको नौकरी देंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। और अगर ये बोल दे कि भाई सबके लिए सस्ता रहेगा, सारी चीजें सस्ती रहेंगी ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारे पास बहुत संसाधन है, हमारे पास बहुत संसाधन है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जनसंख्या जो बढ़ती रहेगी ना, तो वो क्या है, चर घातांकी वृद्धि। चर घातांकी वृद्धि का सीधा सा मतलब क्या है, कि वो क्या है, ऐसे बढ़ती जाएगी हमेशा, जनसंख्या जो है आपकी ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसके अंदर ये हमेशा बढ़ती रहेगी, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है जब संसाधन क्या हो, असीमित हो, लेकिन संसाधन जो है वो असीमित नहीं होते हैं, संसाधन हमेशा सीमित होते हैं, ठीक है। तो ये इसको समझ लेते हैं। पहली बात तो संसाधन असीमित नहीं होते हैं, लेकिन अगर संसाधन असीमित कर दे अपन, है ना, किसी भी कैसे भी करके अपन संसाधन अगर असीमित अगर अपन कर देना कि भाई कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड चीजें हैं, तो क्या हो सकता है, जो आपकी ग्रोथ है वो इस प्रकार की आपको देखने के लिए मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं, चर घातांकी वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये आपको इसकी इक्वेशन याद रखनी है, क्या है, dn by dt इज इक्वल्स टू rn। भैया rn क्या है, rn क्या है, ये देखो, आपको n तो मैंने आपको बता दिया क्या है, समष्टि घनत्व है, n तो क्या होता है, समष्टि घनत्व है, भैया ये तुम्हें पता, थोड़ी देर पहले आपने बताया था ना। r क्या है यार, r है प्राकृतिक वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि दर, ठीक है। n तो आपको पता है समष्टि घनत्व है, ठीक है। ये अपन एग्जांपल लेते हैं, अपने गांव वाला एग्जांपल लेते हैं वापस, कि एक गांव है, उसमें कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, मतलब n तो क्या है, 20 है, ठीक है। और r क्या है, ये क्या है, बर्थ और डेथ, ठीक है, कितनी बर्थ हुई कितनी डेथ हुई, मान लो उस गांव में 20 लोग हैं और कितनी बर्थ हुए हैं, मान लो नए 20 लोग थे, एक साल में 4 लोग जो है उनका जन्म हुआ और 2 लोग मर गए, कितने हो गए भाई, ठीक है, 4 लोग बढ़े 24 हुए और 2 लोग मर गए, टोटल कितने हो गए, अब कितने हो गए, 22, है ना, तो मैं 2 ही मानूंगा भाई, 4 में से 2 गए, 4 लोगों का क्या जन्म हुआ और उनमें से 2 लोग क्या हो गए, मर गए, 2 बूढ़े लोग मर गए, तो टोटल तो कितने बढ़े, 2 ही तो बढ़े ना, टोटल तो 2 ही बढ़े, हाँ, तो 2 ये क्या हो गया आपका, r हो गया। तो n क्या है आपका, जो पहले से था समष्टि घनत्व है, और r क्या है आपका, जो अब नया बढ़ा है भाई, बर्थ और डेथ दोनों को माइनस करा के जितना भी वृद्धि हुई है वो क्या आपकी r है, ठीक है। तो ये rn आपको समझ में आ गया होगा। तो rn बराबर क्या है, dn by dt क्या आएगा, चर घातांकी वृद्धि दर, और ये वृद्धि दर तभी आती है जब आपके पास में असीमित संसाधन हो,
समझ में आई बात है। और ये कर्व जो होता है वो कैसा आता है चरघातांकी वृद्धि का, ये भी आपको याद रखना है, जे शेप का आता है भाई, जे शेप का देखने के लिए मिलता है। अब इसकी ये इक्वेशन तो आपको याद रखनी है। इसकी एक समाकलित जो इक्वेशन है वो भी आपको देखना है। समाकलित जो रूप है वो क्या है, एन टी इज इक्वल्स टू, है ना, एन नोट ई की पावर आर टी, है ना, तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं, ये तो हो गया अपना पहला, ये तो हो गया चरघातांकी वृद्धि। दूसरी वृद्धि है अपनी, ये इसको दूसरा नंबर देते हैं, एक पहला ही लगा दिया यहां पर अपन ने, इसको 2 नंबर दे देते हैं। दूसरा है भाई अपना संभार तंत्र, लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक वृद्धि बोल दो ना। ये जो किसने दी, सबसे पहले तो साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। साइंटिस्ट का नाम है भैया विरहुस्ट, ठीक है, पर्ल। ये विरहुस्ट पर्ल जो साइंटिस्ट का नाम है, इनके द्वारा दी गई थी ये जो लॉजिस्टिक वृद्धि है। और ये वृद्धि बोलते हैं कि भाई आपके पास में जो संसाधन है वो सीमित होते हैं यार, असीमित कहां होते हैं संसाधन। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, चाहे वो जंगल की बात कर लें, चाहे पानी की बात कर लें, चाहे समुद्र की कहीं की भी बात कर लें, अपन जो संसाधन है वो क्या है, सीमित ही है, असीमित नहीं है संसाधन, ठीक है। अब ये बात यही बोलती है, ये जो लॉजिस्टिक वृद्धि है ये बोलते हैं कि जो संसाधन है वो सीमित है ना, ये असीमित वाला पंगा कुछ भी नहीं है। तो जो चरघातांकी जो वृद्धि आती है वो कभी नहीं आएगी, चरघातांकी वृद्धि हमेशा नहीं होती है। शुरू में अपन को लगता है कि चरघातांकी वृद्धि आएगी कि भैया एकदम से ग्रोथ हो रही है, लेकिन आगे अपन को जाके देखने को मिलता है कि भैया संसाधन सीमित है तो जो वृद्धि है वो रुक जाती है, ठीक है। तो ये देखो इसकी इक्वेशन क्या आएगी आपकी, dn बाई डी टी आर एन। भैया ये तो वैसी की है, ऐसी की ऐसी बता रहे हो आप ना, ये वाली आ गई, हम ये वाली ही है। इसके अंदर क्या जोड़ दे, k माइनस एन बाई के, ठीक है। ये क्या है भैया, ये क्या है, k क्या है, ये देखना। n तो आपको पता ही समष्टि घनत्व होता है भैया, पता ही है मुझे। r क्या है, प्राकृतिक वृद्धि की दर। प्राकृतिक वृद्धि कैसे हो सकती है भाई, कितने जन्म हुए हैं, कितनी मृत्यु हुई है, दोनों को माइनस कर दो, आगे आ जाएगी कि भाई कितनी वृद्धि हुई है। बोले 4 जन्मे 2 मर गए तो कितने आ गए, 2 की तो वृद्धि हुई। हाँ ये r समझ में आ गया। ये k क्या बवाल है, तो मैंने कहा ये क्या है, पोषण क्षमता। पोषण क्षमता, ये पोषण क्षमता क्या होती है, तो मैंने इसको एग्जांपल से समझो कि एक गाड़ी है यार, है ना, एक गाड़ी है और उसमें क्या है, 5 लोग बैठ सकते हैं। एक गाड़ी है उसमें कितने लोग, 5 लोग बैठ सकते हैं। बोला ठीक बात है भैया। तो मैंने कहा ये 5 लोग जो बैठ सकते हैं ना, ये क्या है, किसकी कैपेसिटी है, क्षमता है गाड़ी की। ये 5 लोग जो गाड़ी में बैठ सकते हैं ये क्या है, गाड़ी की क्षमता है। और यही क्या होता है, के होता है। ये जो क्षमता बताई मैंने आपको, यही क्या होता है कि भाई 5 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। ऐसा ही बात कहां होगा, आपके इकोसिस्टम के अंदर यही बात होगी। कैसे होगी, ध्यान से समझना इस ग्राफ से कि भैया शुरू में क्या होगा, आपके पास में क्या होंगी, जो चीजें हैं, संसाधन जो है वो क्या होंगे, आपके पास में असीमित होंगे। जैसे अपने देश की बात करें अपन कि भाई शुरू में अपने पास में सारी चीजें थी भाई। पहले आपने सुना होगा कि नौकरियों के लिए भी लोग पकड़ के लेके जाते थे ना, कि भाई है ना, भोज पुलिस में क्या पकड़ के लेके जाते थे नौकरियों के लिए ना, और लोग छुपते थे, ठीक है। तो उस टाइम पर लोग छुपते थे। और अब तो क्या है, कंपटीशन, भाई एग्जाम दे ली, सब कुछ कर लिया, तो भी नौकरी नहीं मिल रही, तो भी नौकरी नहीं मिल रही ना। तो टाइम बदल गया ना। तो पहले क्या है, संसाधन है कितने थे, असीमित लग रहे थे अपन को कि भाई संसाधन तो बहुत है ना, नौकरियां बहुत हैं। पहले क्या लग रहे थे, असीमित लग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो क्या हुई, कैपेसिटी पर आ गए अपन। क्या आ गए, के की वैल्यू आ गई। भैया के क्या है, मैंने आपको बता दिया कि शुरू में क्या है, 5 लोग बैठ सकते हैं। शुरू में अपन को कहा भाई बहुत जगह है, बहुत जगह है गाड़ी में, ठीक है। जैसे ही 5 लोग बैठे, जैसे ही 5 लोग बैठे, गाड़ी ने अपनी क्या बता दी, कैपेसिटी बता दी कि 5 लोग से ज्यादा अपन नहीं बैठ सकते इस गाड़ी में, ठीक है। वैसा ही केस है। तो शुरू में क्या है, लोग जो जनसंख्या वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि शुरू में क्या है, संसाधन जो है वो क्या है, असीमित लगेंगे अपन को। तो शुरू में जनसंख्या जो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन एक टाइम आएगा ये क्या बोलेगा कि भैया ना, इतनी है मेरी तो कैपेसिटी। इकोसिस्टम बोल देगा कि भैया मेरी कैपेसिटी इतनी ही है, इससे ज्यादा मैं आपको संसाधन नहीं दे सकता। तो यहां पर क्या है, आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा आता है, सिग्मोइड शेप का आता है, एस शेप का आता है ना, ये एस शेप का है, तो ये एस शेप का आता है। अब जो के है वो किस पर निर्भर करता है, के आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैपेसिटी, है ना, क्षमता कितनी है। अब ये के जो है वो निर्भर किस पर करता है, भाई गाड़ी जो है उसकी मैंने आपको बता दी 5 लोग बैठ सकते हैं उस गाड़ी में, ठीक है। वो उसका क्या है, 5 जो लोग बैठ सकते हैं उसकी क्षमता है, वो क्या, इसका के है, उसका क्या है, के है। अब ये जो के है वो किस पर निर्भर करता है, वो किस पर निर्भर करता है, भाई गाड़ी में वो गाड़ी वालों ने क्या बोला है कि 5 लोग बैठ सकते हैं, कंपनी ने बोला है कि 5 लोग इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। अब 5 लोग कैसे हैं वो भी तो डिपेंड करता है ना, कि भाई 5 लोग पतले पतले हो, 5 लोग अगर पतले पतले हो, है ना, तो अगर सारे लोग क्या है एकदम से सिंगल हड्डी हो, तो क्या हो, उसमें 5 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं ना, 5 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। अगर थोड़े मोटे, गाड़ी की साइज कैसे है कि हेल्दी के हिसाब से बनाते हैं ना वो, हाँ ये 5 भैया हेल्दी बढ़िया जो फिट लोग हैं वो बैठ सकते हैं। अगर वो सारी 5 की सिंगल हड्डी है तो वो क्या है, 2-3 सिंगल हड्डी और उसमें डाल सकते हैं गाड़ी में, है ना। तो यहां पर क्या है,
जो है स्पेस बढ़ गई, यहां पर क्या स्पेस बढ़ गई, है ना। तो यहां पर क्या है, डिपेंड किस पर करता है, के किस पर डिपेंड करता है कि भैया आपका जो जीव है ना उसका आकार कैसा है। तो जो के जो है वो निर्भर किस पर करता है, जीव का आकार। मैंने आपको बता दी गाड़ी की क्षमता कितनी थी भाई 5 की, वो क्या है, के है। लेकिन यहां पर अगर जीव जो है उसका आकार भैया सिंगल हड्डी है तो 5 से ज्यादा लोग भी तो बैठा सकते हो, बिल्कुल भैया बैठा सकते हैं। तो पहला तो है जीवों का आकार कैसा, उस पर के निर्भर करता है, ठीक है। अगर जीव बड़े बड़े होंगे तो उसका क्या है, वहां पर संसाधन जो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, है ना, वहां पर के जो है उसकी जल्दी लिमिट आ जाएगी। अगर जीव छोटे छोटे हैं तो ज्यादा, ठीक है। पारितंत्र का आकार, अब गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, के किस पर डिपेंड कर सकता है, के देखो पहला तो निर्भर करेगा कि भाई जीवों का आकार, जो गाड़ी में बैठने वाले हैं उनका आकार कैसा है ना, उस पर के निर्भर करेगा। कि अगर गाड़ी की क्षमता तो 5 की है लेकिन अगर वो सिंगल हड्डी है सारे तो वहां पर 6 भी बिठा लो, 7 भी बिठा लो। और के किस पर निर्भर कर सकता है, भाई गाड़ी का आकार कैसा है उस पर भी तो के निर्भर कर सकता है ना। गाड़ी अगर लंबी होगी, है ना, तो उसका भाई 7 लोग बैठ सकते हैं ना उसके अंदर, ना 7 सीटर आ सकती है वो गाड़ी, है ना। और लंबी होगी तो वो थोड़ी मिनी बस हो जाएगी ना, तो उसमें 17-18 लोग बैठ सकते हैं। तो वो के जो है वो साइज पर, गाड़ी के जो आकार है, गाड़ी क्या है यहाँ पर पारितंत्र को मैं गाड़ी बोल रहा हूं ना, तो इकोसिस्टम है ना उसके आकार पर भी निर्भर करता है। मान लो कि एक तालाब है, वो थोड़ी सी दूर में, तालाब थोड़ी सी दूर में है ना, और वही मैं बात करूं एक समुद्र, ठीक है। तालाब के अंदर क्या है, कम जीव आएंगे और समुद्र के अंदर तो बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, के किस पर निर्भर करता है, जो तालाब है उसका के कम रहेगा, उसकी कैपेसिटी कम है, और वहीं समुद्र की बात करूं उसकी कैपेसिटी क्या है, ज्यादा होगी। और किस पर निर्भर करता है यार, एक के जीवन काल पर भी निर्भर करता है ना। जीवन काल, भाई जीवन काल पर कैसे निर्भर कर सकता है, ध्यान से सुनो। अपन कहीं जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, 5 लोग बैठ सकते हैं गाड़ी के अंदर, 5 लोग अपन बैठे हैं, ठीक है। और अपना एक दोस्त है यार, अपना ही एक दोस्त है, और उसने कहा यार तुम लोग जा तो रहे हो, है ना, 10 मिनट बाद में 10 मिनट मुझे भी बैठा लो ना, 10 मिनट बाद में मैं उतर जाऊंगा, है ना, मुझे कुछ काम है वहां मैं उतर जाऊंगा। तो अगर 10 मिनट के लिए बैठाना है ना तो अपन जैसे जैसे यार अपना दोस्त है एडजस्ट हो जाएंगे, है ना, जैसे जैसे अपन एडजस्ट हो जाएंगे। अगर वो बोले कि भैया हम 30 किलोमीटर दूर जा रहे हैं अपन सारे, है ना, 5 लोग, और वो बोले हम भी साथ में ले चलो 30 किलोमीटर, तो थोड़ी ना बैठा सकते हैं, 30 किलोमीटर थोड़ा परेशान नहीं हो सकते ना। तो 10 मिनट की बात है कि 10 मिनट इतनी दूर जाना है, उसको साथ में बैठा लेते यार, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जीवन काल भी, अगर जीव जो है ऐसे जीव जिनका जीवन काल थोड़ा सा कम रहता है, कि बहुत कम जीते हैं वो लोग, है ना, उनका लाइफ स्पान कम होता है, तो उनके क्या है, नेचर भी सोचता है कि ठीक है कम ही तो जिएगा, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, उसकी के की कैपेसिटी जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीवन वर्त विभिन्नता की, जीवन वर्त विभिन्नता की इसकी बात करेंगे, फिर आगे अपन अगले लेक्चर के अंदर करेंगे ना। जीवन वर्त विभिन्नता पेसिफिक, ये जीवन वर्त विभिन्नता क्या है कि कैसे जो जीव हैं वो कैसे कैसे अपनी इवोल्व हुए हैं, उनकी बातें हैं। तो जो छोटे जीव हैं, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो जितने छोटे जीव हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा संतति बनाते हैं, और जितने बड़े जीव हैं वो कम संतति बनाते हैं। ध्यान से देखना, पैसिफिक सालमन फिश है, ठीक है, और आपके बंबू है, बांस, ठीक है। ये अपने जीवन में एक बार प्रजनन करते हैं, जीवन में एक ही बार प्रजनन करेंगे, लेकिन एक बार में ही प्रजनन करके इतनी सारी संततियां बना देंगे कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इनको कोई दुख वाली बात नहीं रहेगी, है ना। ये करेंगे अपने जीवन में एक ही बार प्रजनन करेंगे। जैसे मानव है, मानव अपने जीवन में बहुत सारा बार प्रजनन कर सकता है ना, लेकिन बहुत सारी संततियां नहीं बना सकता। प्रजनन बहुत बार कर सकता है ना, इनके कंपेयर में बहुत ज्यादा प्रजनन कर सकता है, लेकिन ज्यादा संततियां नहीं बना सकता। वही बात करूं इनकी बंबू और सलमान फिश की, सलमोन फिश की, है ना, ये क्या है, जीवन में एक ही बार प्रजनन करते हैं लेकिन संततियां बहुत सारी बना सकते हैं। वैसे ओयस्टर और जो पेलाजिक फिश है, ये जो मछली है, ये भी क्या है, छोटे जीव हैं, और जो छोटे जीव हैं छोटे आकार के हैं ये, है ना, साइज इनकी छोटी है लेकिन अधिक संख्या में संतति बनाते हैं। पक्षी और आपके जो स्तनधारी हैं, पक्षी और आपके स्तनधारी जो है ये बड़े आकार के होते हैं लेकिन कम संततियां बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो इस लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में अपना ये रहेगा समष्टि और पारस्परिक क्रियाएं, है ना, तो ये अपन पढ़ेंगे, और कल अपन डाइजेशन वाला चैप्टर जो है उसकी शुरुआत कर देंगे। तो कैसा लगा लेक्चर, अगर समझ में आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर वेयर किया करो यार, लाइक कर दिया करो, लाइक के लिए बोलना पड़ता है आपको ना, लाइक कर देना, और वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।